नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे। मैं अमन कुमार YouTube पर दबंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिससे कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर चाहे वह आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर स्टेट का कोई भी टेट हो, एग्जाम में इस सिद्धांत से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस सिद्धांत को हम बड़े ही अच्छे से और ध्यान से जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सिद्धांत, जिसका नाम है सूझ का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हम जानेंगे कि सूझ का सिद्धांत क्या था, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, प्रयोगकर्ता कौन थे, इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया गया था वो किस पर किया गया था, इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या थे और इस सिद्धांत का जो अर्थ निकल के आया वो क्या था, या फिर इस सिद्धांत से हम बच्चों का विकास कैसे कर सकते हैं, उनमें समझ कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, जो सोचने समझने की शक्ति होती है उसे कैसे विकसित कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सिद्धांत, जिसका नाम है सूझ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे वर्दीमर और प्रयोगकर्ता थे कोहलर, और इनके एक सहयोगी थे, इनका नाम था कोफका। तो इस प्रकार जब सूझ का सिद्धांत का नाम आता है तो इस सिद्धांत में तीन लोगों का नाम लिया जाता है, वर्दीमर, कोहलर, कोफका। तो इन्होंने क्या क्या सहयोग दिया था इसको देखते हैं। सूझ का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो वर्दीमर थे, यानी कि इस सिद्धांत की जो उत्पत्ति की थी, जो जन्म दिया था वो थे वर्दीमर, लेकिन इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया था वो थे कोहलर। सूझ के सिद्धांत में जो प्रयोग किया था वो किया था कोहलर ने, इसीलिए इन्हें प्रयोगकर्ता कहते हैं। और इनके एक सहयोगी थे कोफका, उन्हें सहयोगकर्ता कहते हैं। आगे है, इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया गया था वो 6 वनमानुषों पर किया गया था, जो कि 1912 में किया था। कोहलर ने इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया था वो 6 वनमानुषों पर 1912 में किया था। कोहलर की एक पुस्तक है जिसका नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो कि इन्होंने 1959 में लिखी थी। जो प्रयोगकर्ता थे कोहलर, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और जो कि इन्होंने 1959 में लिखी थी। अब हम जानेंगे इस सिद्धांत के अन्य नाम, कि इस सिद्धांत के जो अन्य नाम थे वो क्या थे। तो जिसमें से पहला है गेस्टाल्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम गेस्टाल्ट सिद्धांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रयोगकर्ता और जो सहयोगकर्ता थे वो वर्दीमर, कोहलर, कोफका थे, जो कि ये तीनों गेस्टाल्टवादी के नाम से जाने जाते हैं। अगला नाम है समग्रकार सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम समग्रकार सिद्धांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया था, प्रतिपादक थे और सहयोगकर्ता थे, सभी ने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया था, इसीलिए इस सिद्धांत को हम समग्रकार सिद्धांत भी कहते हैं। अगला नाम है कोहलर का सिद्धांत। इस सिद्धांत में, इस पूरे सिद्धांत में जो प्रयोग किया था वो कोहलर ने किया था, इसीलिए इस सिद्धांत को हम कोहलर के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत में जब कोहलर ने प्रयोग किया था तो इन्होंने सिद्ध किया था कि जो सूझ होती है वो अचानक आती है, इसीलिए इस सिद्धांत को हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो ये थे इस सिद्धांत के अन्य नाम, जिनको कि आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में इन अन्य नामों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि सूझ का सिद्धांत ना पूछ करके पूछ लेगा कोहलर का सिद्धांत किसने दिया था, गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया था, या इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी। तो ये सभी नाम सूझ के सिद्धांत के नाम ही हैं, जो कि कोहलर ने इस सिद्धांत में प्रयोग किया था। अब हम जानेंगे इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया था वो क्या था। तो कोहलर ने अपना प्रयोग 6 वनमानुषों पर किया था। तो इन्होंने 6 वनमानुषों को एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे में एक बॉक्स रख दिया और कमरे के छत पर केले को टांग दिया था। जो कोहलर थे, इन्होंने 6 वनमानुषों को लिया और उसको कमरे में बंद कर दिया और कमरे में एक बॉक्स रख दिया और कमरे के छत पर एक केले को टांग दिया। तो सभी वनमानुषों ने
केले को देखा और सभी ने बारी बारी से छलांग लगाकर केले को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वनमानुष केले को प्राप्त नहीं कर सका। फिर उन वनमानुषों में से एक वनमानुष था जिसका नाम था सुल्तान। वह थोड़ी देर के लिए कमरे में इधर उधर घूमा, फिर उसे अचानक एक बॉक्स दिखा और उसे अचानक सूझ आई कि मैं इस बॉक्स की सहायता से केले को प्राप्त कर सकता हूँ, जो कि कमरे के छत पर लटका हुआ था। तो वह बॉक्स के पास गया और बॉक्स को केले के सीध में लाके रख दिया। इस प्रकार उसने बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले को प्राप्त कर लिया। तो कॉलर ने इस सिद्धांत से सिद्ध किया कि जो सूझ होती है वो अचानक आती है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो जो सूझ होती है वो अचानक आ जाती है। यानी जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं होगी तब तक हमें सूझ नहीं आएगी। जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जो सूझ होती है वो अचानक आ जाती है। ठीक इसी प्रकार जो सुल्तान था उसके सामने समस्या थी कि केले को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उसने थोड़ी देर सोचा और कमरे के चारों तरफ घूमने लगा था। तो उसे वो बॉक्स दिखा था, तो उसे कमरे में एक बॉक्स दिखा और अचानक उसे सूझ आ गई कि इस बॉक्स की सहायता से मैं केला प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस प्रयोग से जो इस सिद्धांत का अर्थ निकल के आया वो था कि जब तक हमारे सामने समस्या नहीं होगी तब तक हम उस पर विचार नहीं करेंगे। यानी विचार को हम कहते हैं अंतर्दृष्टि। यानी कि जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आएगी तब तक हम उस पर अपने आप नहीं सोचेंगे कि इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर जो हमारे सामने समस्या है उसको हम स्वीकार करेंगे, उसके बाद उसका समाधान करेंगे। यानी कि जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, यानी अंतर्दृष्टि करेंगे और उस जो समस्या है उसको हम स्वीकार करेंगे, यानी कि सूझ उत्पन्न करेंगे अपने अंदर। फिर उसके बाद उस समस्या का समाधान कर सकेंगे। तो इसी अर्थ को समझाने के लिए कॉलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो सुल्तान पर किया था। आगे हम जानेंगे, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। यानी कि जब तक हमारे सामने समस्या नहीं आएगी तो हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं और उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे, तो उस समस्या का समाधान भी नहीं होगा। यानी इस प्रकार हमारे अंदर जो सूझ है वो विकसित ही नहीं होगी। यानी सूझ को विकसित करने के लिए समस्या का होना जरूरी है। तो इसीलिए जब हमारे सामने समस्या आएगी तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, अंतर्दृष्टि करेंगे, फिर उस जो समस्या है उसे स्वीकार करेंगे, यानी उसके बारे में सोचेंगे, फिर उस समस्या का समाधान कर सकेंगे। तो ये था सूझ का सिद्धांत। अब हम जानेंगे कि यह सिद्धांत बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक है। इस सिद्धांत से हम बच्चों की बुद्धि, तर्क शक्ति और कल्पना का विकास कर सकते हैं और उनमें स्वयं खोज करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन कर सकते हैं कि वह स्वयं खोज करें और समस्या का समाधान करें। और जो गणित जैसे कठिन विषय हैं उन्हें हम इस सिद्धांत से सरल कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों के विकास में सहायक। तो इस प्रकार यह सिद्धांत बच्चों के विकास में सहायक होता है। तो ये था सूझ का सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप एक बार रिवाइज करके जरूर देखें और आपकी जो भी कोई क्वेरी है या आपको जो भी कोई आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।